ये कहानी है एक अकेली वैज्ञानिक खोज की जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार के लिए एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी जो जासूसी, महत्वाकांक्षा और डर से भरी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? विज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी ने वो आग कैसे लगा दी जो आज भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने का खतरा रखती है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक पहले, जर्मनी की एक लैब से। जरा सोचिए कितनी तेजी से यह सब हुआ। 1938 में एक खोज होती है, अगले ही साल आइंस्टाइन की चिट्ठी अमेरिकी सरकार को नींद से जगा देती है और फिर अमेरिका अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। और देखिए, जुलाई 1945 तक पहला एटम बॉम्ब एक हकीकत बन चुका था। अमेरिका को लगा कि अब उसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस बम पर उसकी बादशाहत ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक धमाके ने दो नई ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच एक बहुत ही खतरनाक दौड़ शुरू कर दी थी। ये वो मौका था जब दुनिया के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। अमेरिका ने स्टालिन को अपनी ताकत से चौंकाना चाहा, लेकिन स्टालिन के जासूस तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। इस बात से स्टालिन आग बबूला हो गए और उन्होंने जल्द से जल्द अपना बम बनाकर जवाब दिया। इसी बीच अमेरिका से अलग थलग पड़े ब्रिटेन ने भी दुनिया को ये दिखाने के लिए अपना खुद का बम बना लिया कि वो अभी भी एक बड़ी ताकत है। लेकिन अब ये खेल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जो बम जापान पर गिराए गए थे वो फिजन बॉम्ब थे। अब वैज्ञानिक कुछ ऐसा बना रहे थे जो कहीं ज्यादा विनाशकारी था, हाइड्रोजन बॉम्ब या एच बॉम्ब। इस नंबर को समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन बॉम्ब पहले वाले एटम बमों से 1000 गुना, जी हां 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। यानी इंसान की दुनिया को तबाह करने की ताकत एक ही झटके में 1000 गुना बढ़ गई थी। ये एक ऐसी छलांग थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब ये रेस सिर्फ दो सुपर पावर्स के बीच नहीं रहने वाली थी। अब दूसरे देश भी इस क्लब में शामिल होने के लिए बेताब थे और उनकी वजह थी राष्ट्रीय सम्मान और अपने अपने इलाके में दबदबा कायम करना। फ्रांस की कहानी असल में आत्मसम्मान की है। स्वेज संकट में हुई बेइज्जती के बाद राष्ट्रपति डी गॉल ने फैसला किया कि फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद उन्होंने अपना प्रोग्राम जारी रखा और 1960 में दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि फ्रांस भी अब एक परमाणु शक्ति है। चीन की कहानी तो सबको हैरान कर देने वाली थी। शुरू में सोवियत संघ ने मदद की, लेकिन फिर दोनों कम्युनिस्ट ताकतों के रिश्ते बिगड़ गए और सोवियत ने हाथ खींच लिए। सबको लगा कि चीन अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन चीन ने न सिर्फ अकेले अपना एटम बम बनाया, बल्कि सिर्फ 2.5 साल के अंदर हाइड्रोजन बम भी बना लिया, जो उस वक्त तक किसी भी देश से ज्यादा तेज था। अब कहानी का फोकस बदलता है। अगली लहर उन देशों की थी जिनके एटमी प्रोग्राम इलाकाई दुश्मनी और गहरे संघर्षों की वजह से पैदा हुए, और ये प्रोग्राम ये बेहद खुफिया रखे गए थे। और इस लिस्ट में सबसे रहस्यमयी नाम है इजराइल का। आज तक इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। वो इस मामले पर पूरी तरह से खामोशी बनाए रखता है। दुनिया को इजराइल के प्रोग्राम का राज पता चला, और वो भी एक अकेले आदमी की वजह से। मोर्देखाई वानोनू नाम के एक टेक्नीशियन ने हिम्मत दिखाई, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर तस्वीरें खींची और उन्हें देश से बाहर ले गया। लेकिन कहानी छपने से ठीक पहले मोसाद ने उसे एक हनी ट्रैप में फंसाकर रोम से अगवा कर लिया। उसे 18 साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन उसकी कुर्बानी की वजह से दुनिया को सच पता चल गया था। भारत की स्थिति भी बहुत पेचीदा थी। एक तरफ चीन था, जिससे वो 1962 का युद्ध हार चुका था, और दूसरी तरफ कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। इसलिए 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, लेकिन उन्होंने इसे कोड नेम दिया स्माइलिंग बुद्धा, और दुनिया को बताया कि ये एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम किया जा सके। भारत के टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक तरह का जुनून सवार हो गया। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का ये बयान उनके पक्के इरादे को साफ दिखाता है। पाकिस्तान के लिए अब एटम बम बनाना इज्जत और वजूद का सवाल बन गया था, और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। उनके हीरो बने वैज्ञानिक AQ खान, जिन्होंने नीदरलैंड से सेंट्रीफ्यूज के टॉप सीक्रेट डिजाइन चुराए। इन डिजाइनों ने पाकिस्तान को जबरदस्त बढ़त दी, और जब 1998 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण किए, तो पाकिस्तान ने कुछ ही हफ्तों में 1-2 नहीं बल्कि 5 धमाके करके जवाब दिया और दुनिया को बता दिया कि अब मुकाबला बराबरी का है। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि इस क्लब के सबसे नए सदस्य कौन हैं
और आज दुनिया में परमाणु सुरक्षा की स्थिति क्या है? इस पूरी कहानी में ये शायद सबसे अनोखा अध्याय है। रंग भेद के दौर में दक्षिण अफ्रीका ने खुद को बचाने के लिए चोरी छिपे 6 एटम बम बना लिए, लेकिन जब वहां सत्ता बदलने वाली थी तो उन्हें डर लगा कि ये हथियार गलत हाथों में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने सारे बम और उनके डिजाइन हमेशा के लिए नष्ट कर दिए। और अब इस क्लब का सबसे नया और सबसे अप्रत्याशित सदस्य उत्तर कोरिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी कीमत पर अपने शासन को बचाना। उन्हें लगता था कि सिर्फ एटम बम ही उन्हें अमेरिकी हमले से बचा सकता है। उन्होंने संधियां तोड़ी, डिजाइन हासिल किए और आज उनके पास न सिर्फ हाइड्रोजन बम है बल्कि अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलें भी हैं। तो एक सवाल उठता है, इतने सारे देशों के पास बम होने के बाद भी दुनिया अब तक एक और बड़े युद्ध से कैसे बची हुई है? इसका जवाब है एक सिद्धांत में, मैड यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक देश हमला करता है तो दूसरा देश जवाबी हमले में उसे पूरी तरह तबाह कर देगा, यानी कोई नहीं जीतेगा, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो वो सच है जो हम जानते हैं, पर एक छिपी हुई परमाणु दुनिया भी है। अमेरिकी हथियार आज भी यूरोप के कई देशों में तैनात हैं। रूस ने अपने हथियार बेलारूस में रख दिए हैं। जापान जैसे देश हैं जो अगर चाहें तो कुछ ही महीनों में बम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, समंदर की गहराइयों में परमाणु पनडुब्बियां घूम रही हैं, जिन्हें ढूंढना नामुमकिन है। ये इस बात की गारंटी है कि अगर किसी देश पर हमला हो भी जाए तो वो दुनिया के किसी भी कोने से जवाबी हमला कर सकता है। यही वो अजीब सा खतरनाक तर्क है जिसने पिछले 80 सालों से दुनिया में एक बेचैन कर देने वाली शांति बनाए रखी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये नाजुक संतुलन आखिर कब तक चल सकता है?